वर्ष 2005, महीना नवंबर, तारीख 23, दिन गुरुवार और स्थान दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। सहारा इंडिया की एक फ्लाइट दिल्ली से पटना जा रही थी। पैसेंजर कतार में खड़े थे, तभी एयरलाइन के एक कर्मचारी ने दूर से ही किसी को पहचान लिया। वो तेज कदमों से उस पैसेंजर के करीब गया और बोला, सर आप नीतीश कुमार हैं? हाथों में एक साधारण बक्सा लिए पैसेंजर की आंखें चमक गई। उसने हाँ में अपना सिर हिलाया तो कर्मचारी ने अगला सवाल दाग दिया, लेकिन आप इकोनॉमी क्लास वाली लाइन में क्यों खड़े हैं? इस बार उसे जवाब में एक चुप्पी मिली तो वो सॉरी बोलकर हौले से निकल गया। इस कर्मचारी के वहां से जाते ही हंसी की एक फुलझड़ी फूट पड़ी, क्योंकि तब एयरपोर्ट पर नीतीश कुमार के साथ आरसीपी सिंह, जो तब केवल आरसीपी कहे जाते थे, मौजूद थे। ललन सिंह मौजूद थे, स्वर्गीय शरद यादव भी थे और उनके साथ दो एक दूसरे मित्र भी थे। और नीतीश कुमार तब बिहार की सत्ता संभालने के लिए देश की राजधानी दिल्ली से बिहार की राजधानी पटना जा रहे थे। जी हां, कई सालों से नीतीश जिस सत्ता को हिला रहे थे वो आखिरकार उखड़ चुका था। बिहार में लालू राबड़ी युग का अंत हो गया था और इस अंत से ही शुरुआत हो चुकी थी बिहार में नीतीश युग की। करीब 2 घंटे की हवाई यात्रा के बाद जब नीतीश और उनके कुछ संगी साथी पटना पहुंचे और एयरपोर्ट से बाहर निकले तो उनके सामने एक बड़ा जन सैलाब खड़ा था। नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। उन तक पहुंचने के लिए लोग आपस में धक्का मुक्की कर रहे थे। पुलिस प्रशासन ने किसी तरह नीतीश और उनके साथियों को एयरपोर्ट से गाड़ी में बिठाया। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री थे, हालांकि अभी उन्होंने शपथ नहीं लिया था, लेकिन राज्य की जनता उन्हें मुख्यमंत्री मान चुकी थी। पटना की हवा में या कहें तो समूचे बिहार की हवा में बदलाव की महक बड़ी तेजी से फैल रही थी, क्योंकि राज्य के भावी मुख्यमंत्री पटना पहुंच चुके थे। लेकिन रात बिताने के लिए उनके पास अपना कोई ठिकाना नहीं था। ससुराल पक्ष के लोग, उनकी पत्नी, बेटा पटना के कंकरबाग इलाके में रहते थे, लेकिन नीतीश वहां न जाकर अपने दोस्त विनय बाबू के सितायन वाले 2 कमरे के फ्लैट में पहुंचते हैं। गाड़ी रुकी, वो अंदर गए और एक कमरे में अपना बक्सा रख दिया। यही कमरा अगले 2 महीनों तक उनका ठिकाना बना रहा। रात हुई, नीतीश अपने एक दोस्त के साथ कंकरबाग पहुंचे, अपने ससुराल पहुंचे, जहां उनकी पत्नी पिछले कई महीनों से उनका बाट जोह रही थी। खाना वाना हुआ और फिर वहीं रात में ही राज्य सरकार के कुछ आला अधिकारी आ गए, मीटिंग भी शुरू हो गई। अगला दिन यानी 24 नवंबर पटना के गांधी मैदान में बहुत ज्यादा भीड़ थी। नीतीश कुमार ने राज्य के नए मुखिया के तौर पर शपथ ली। जब वो शपथ ले रहे थे तब मंच पर उस समय के एनडीए के कई बड़े चेहरे मौजूद थे, जैसे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, पूर्व गृहमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी, उमा भारती, अरुण जेटली, ओम प्रकाश चौटाला और प्रकाश सिंह बादल। मंच के ठीक नीचे दाहिनी तरफ जहां वीवीआईपी लोग बैठे थे, वहीं बिहार के नए मुख्यमंत्री की पत्नी मंजू भी अपने बेटे के साथ बैठी थी और अपने पति को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए देख रही थी और ये देखते हुए अपने कई दुखों को आंसुओं की मदद से बहाने की कोशिश कर रही थी। कार्यक्रम खत्म हुआ तो मंजू अपने बेटे को लेकर वापस अपने पापा के कंकरबाग वाले डेरे पर आ गई और नीतीश सचिवालय में जमी धूल झाड़ने निकल पड़े। नीतीश कुमार के राजनीतिक जीवन में जितना दुख, तकलीफ और वेदना उनकी खुद की नहीं है, उससे ज़्यादा, उससे कई गुना ज़्यादा दुख उनकी पत्नी ने झेला है, मंजू ने झेला है, जो अब इस दुनिया में नहीं है। नीतीश कुमार के जीवन को समझते हुए मैंने उनकी पत्नी के कष्ट को कई बार बहुत करीब से महसूस किया और मन हुआ कि एक वीडियो उनके ऊपर अलग से बनाऊं, ताकि आप देख सकें कि उस महिला ने नीतीश कुमार के साथ होने के लिए कितना कुछ भोगा। उनके भोगने में नीतीश कुमार का कोई दोष नहीं है, जैसा कि कई बार सस्ती कहानियों में सुनाया जाता है, बताया जाता है। खैर, अब नीतीश कुमार बिहार के आधिकारिक मुख्यमंत्री बन चुके थे, लिहाजा उन्हें मुख्यमंत्री का आधिकारिक घर भी मिलना चाहिए था, उन्हें सरकारी बंगला मिलना चाहिए था। लेकिन मिलता कैसे, जब उस बंगले में अभी तक राज्य के 2 पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद और उनकी पत्नी, जो अभी अभी मुख्यमंत्री के पद से हटी हैं, जमे हुए थे। मुझे याद है तब अखबारों में रोज हेडलाइन छपती थी,
आज भी बंगला खाली नहीं हुआ, अभी भी मुख्यमंत्री आवास में ही लालू राबड़ी जमे हुए हैं। खैर, नीतीश इस झमेले में नहीं पड़े, वो लग गए अपने काम में। जिस 2 कमरे के फ्लैट में उन्होंने दिल्ली से आकर बक्सा रखा था, वही उनका सीएम आवास हो गया। वहीं से वो रोज मुख्यमंत्री सचिवालय भी जाने लगे। नीतीश तो अपने काम में लग गए, लेकिन उनकी पत्नी अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रही थी, क्योंकि तब वो पटना के यारपुर में स्थित कमला नेहरू विद्यालय में पढ़ाने जाती थी। कुछ दूर रिक्शे से और कुछ दूर पैदल जाती थी, और मीडिया के कैमरे हर जगह उनका इंतजार करते रहते थे। सोचिए, पति सीएम है और पत्नी रिक्शे से और पैदल स्कूल जा रही है। वो जल्दी से जल्दी सीएम हाउस में अपने पति और बच्चे के साथ शिफ्ट होना चाह रही थी, लेकिन ऐसा होता हुआ उन्हें दिख नहीं रहा था और वो परेशान हो जाती थी। अपनी पत्नी की इस बेचैनी को खुद नीतीश कुमार भी समझ रहे थे, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे थे। बंगले में शिफ्ट होने की तारीख रोज ही आगे बढ़ रही थी। तब नीतीश रोज शाम का काम खत्म करने के बाद अपने ससुराल वाले डेरे, जो कि कंकरबाग में था, वहां चले जाते। वहीं अपनी पत्नी अपने बच्चों से मिलते, साथ में खाना खाते और फिर सोने के लिए अपने 2 कमरे वाले फ्लैट पर आ जाते। ये सिलसिला कोई 1 दिन, 10 दिन या 20 दिन नहीं चला, पूरे 1 महीने तक बिहार का मुखिया अपने सरकारी आवास में तब शिफ्ट नहीं हो पाया। आखिरकार बंगला खाली हुआ। उम्मीद बंधी कि अब नीतीश कुमार सपरिवार उस बंगले में प्रवेश कर सकेंगे, मंजू अपना घर बसा सकेंगी। लेकिन तब अधिकारियों ने सूचित किया कि अभी बंगला इस लायक नहीं है कि सीएम साहब अपने परिवार के साथ वहां शिफ्ट हो सकें। लिहाजा नीतीश अकेले ही बंगले के एक हिस्से में शिफ्ट हुए और फिर बंगले के मरम्मती का काम शुरू हुआ, वो भी कछुए की गति से। तब मंजू ने देखा कि 4 महीने बीतने के बाद भी राज्य का मुख्यमंत्री अपने बंगले को ठीक नहीं करवा सका है, अपनी पत्नी को वहां नहीं ले जा सका, तो उसके इंतजार का बांध टूट गया। नीतीश कुमार की पत्नी मंजू के इंतजार का बांध टूट गया। मंजू ने मुख्यमंत्री बंगले में जाकर रहने का ख्वाब हमेशा के लिए त्याग दिया और वहां न जाने का प्रण ले लिया। वो अपने कंकरबाग वाले घर से ही स्कूल जाने आने लगी। इस बात का कहीं किसी किताब में जिक्र नहीं मिलता कि नीतीश ने घर तैयार हो जाने के बाद मंजू को वहां ले जाने के लिए कैसे मनाया, कितना मनाया, कैसे कैसे कोशिश की। लेकिन मेरा मन कह रहा है कि उन्होंने मनाने की कोशिश तो ज़रूर ही की होगी। खैर, नीतीश के मुख्यमंत्री बनने के करीब 1.5 साल बाद 15 मई 2007 को मंजू ने इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ दिया। इस दिन नीतीश खूब रोए, फक कर रोए। शायद वो रोकर अपनी पत्नी को अभी भी मनाने की कोशिश कर रहे थे कि आओ और सीएम आवास में रहो, लेकिन वो तो सीएम आवास और इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। मुझे नहीं पता आप इस कहानी को कैसे ले रहे हैं, लेकिन मुझे तो ये समझ आया कि अपनी प्रोफेशनल ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए अपनी निजी ज़िंदगी को तबाह करने से बचना चाहिए। आप जिस किसी से भी अपने जीवन में प्रेम करते हैं, उसे अपने प्रेम का आभास भी करवाते रहना चाहिए। आज के लिए इतना ही। ये छोटा सा किस्सा आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको ये किस्सा अच्छा लगा तो हम किताबों से और अखबार की कुछ पुरानी कतरनों से ऐसे और किस्से निकाल कर आपके लिए लाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा।